पीएम मोदी के दक्षिण से चुनावी शंखनाद। आंध्र में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का भी मिला साथ। मुंबई रैली में राहुल पीएम मोदी पर हुए हमलावर, कहा राजा की आत्मा ईवीएम ईडी सीबीआई में है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा किया जारी, एससी ने दिया था आदेश। यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मानी हानि के एक मामले में झारखंड की चाईबासा एमपीएमएलए कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया राहुल को। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिली अनुमति, 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में लेंगे शपथ, जेल अथॉरिटी को संसद ले जाने की इजाजत दी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। उत्तर भारत को साधने के बाद अब पीएम मोदी मिशन दक्षिण में जुट गए हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कभी कांग्रेस के गढ़ रहे आंध्र प्रदेश से किया है। एनडीए गठबंधन की इस पहली संयुक्त रैली में पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर रविवार को मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी और आईटी में है। आईटी का मतलब इनकम टैक्स। कई नेताओं को डराया जा रहा है और लोग डरकर बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अगली खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू हुए। साथ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, प्रदेश विकास की ओर गति को, ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं मां के चरणों में कामना करता हूं। कल ही हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी घोषणा हुई है और हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश एक विकास की गति के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आज देश एक नया विकास का अध्याय पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा है। खबरों करेंगे अगली खबर का। इन दिनों चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई हैं। पुलिस ने इन वारदातों को सुलझाने के लिए कई अपराधियों को गिरफ्त में भी लिया है। ताजा मामला नारायणगढ़ के वार्ड 10 में देखने को मिला है, जब एक महिला स्कूल से वापस लौट रही थी, तभी पीछे से आए 2 बाइक सवारों ने
महिला से स्नैचिंग की, जिससे महिला गिर पड़ी, जिस कारण से महिला जख्मी भी हो गई। बाद दोपहर करीब 3 बजे के करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, जैसे वार्ड नंबर 10 में एक रितु नाम की लेडीज है, उनके साथ स्नैचिंग होगी। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच के वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करके और कंप्लेंट लेके और लेडीज को पहले हॉस्पिटल में उसका जो भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी उनका ट्रीटमेंट करवा के और दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट कर दिया शाम को। तो आरोपी कौन कौन है जी? आरोपी एक तो लड़का है, ये बड़ा गाँव का लड़का है आशू, पहले भी इसके ऊपर चोरी का मुकदमा था। एक लड़का है किशन, वहीं पचलासा चौक पे रहता है। मैं ना स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में आ रही थी तो ये एकदम बाइक पे सवार होके मेरे पीछे से आए। एकदम इन्होंने मेरा पर्स छीना और एकदम मैं नीचे गिर गई और एकदम मेरे को गोडे में काफ़ी चोट आई है। तो फिर मैंने मतलब सारे गली वाले, मैंने शोर मचाया, सारे गली वाले इकट्ठे हो गए और फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट की। SHO सब ये सब एकदम पुलिस वाले मतलब पूरी इन्होंने एकदम कार्रवाई की है। अब रुक करेंगे अगली खबर के। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के साथ ही जिले में तत्काल प्रभाव से चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ये जानकारी जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिला प्रशासनिक परिसर नवाशहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद सरकारी संपत्तियों से दीवार पेंटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आदि को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनावी प्रबंध, चुनाव खर्चों की निगरानी, नगद लेन देन, पेड न्यूज की निगरानी जैसी जिला स्तर पर गठित सभी टीमों को MCMC द्वारा नियुक्त किया गया है। ये लोग नजर रखेंगे और शिकायत निवारण समितियों को तुरंत क्रियाशील कर दिया गया है। ईच एंड एवरी ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ, ਵੀ इलेक्शन। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं। वन विभाग हर साल लाखों रुपए मौत के कुओं को ढकने के लिए खर्च करता है और निजी एवं सामुदायिक कुओं में रिटर्निंग वॉल एवं जाली लगाने का काम करता है। लेकिन आपको बता दें, माकड़ी से भानु प्रतापपुर जाने वाले ग्राम मुरडोंगरी के पास 2 ऐसे मौत के कुएं हैं जो सड़क के किनारे और रोड से लगे हैं। खतरनाक कुएं खुले में स्थित हैं जो हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वन्य जीव, जंतु हो या कोई भी व्यक्ति हो या बच्चे हों, अगर इस मौत के कुएं में गिर जाएंगे तो उनकी मौत निश्चित है। ज्ञात हो कि कांकेर में 1 साल पहले नेशनल हाईवे जंगलवार कॉलेज के पास एक कार अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी थी। उस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। जल के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे बहुत सारे मौत के कुएं परिलक्षित हो रहे हैं, जिसमें एक दुर्घटना विगत दिनों उड़ीसा के एक कार गिर चुकी है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अनेक जगह भालू, चीता, रेड़वा इस तरह के वन प्राणी भी जो है कुओं में गिर के उनकी मौत हो रही है। और ऐसे परिस्थिति में जब वन विभाग इस बात का जिम्मेदारी दायित्व है कि वो इस तरह से खुले मौत के कुओं को ढाकना, सुरक्षा उपकरण देना। अभी जो हमको 2-3 साल पहले जो सर्वे किया गया था उसके अंतर्गत कुछ बजट मिला है जिसमें कार्य प्रारंभ है। ये बजट जो है निजी कुओं का सर्वे करवाया गया था जहाँ संभावना थी कि वन्य प्राणी या पालतू पशु या जनहानि। वन विभाग निजी कुआं एवं सामुदायिक कुएं में जाली एवं प्रोटेक्शन वॉल लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है हर साल। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये स्टेट हाईवे है, यहाँ से माकड़ी से भानु प्रतापपुर जाने वाले रोड में हम मौजूद है। और ये जो गांव है ये मुरडोंगरी गांव है। ये देखिए मेरे पास जस्ट रोड से लगा हुआ ये खतरनाक कुआं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। ये जो कुआं है इसके ऊपर प्रोटेक्शन वॉल और जाली नहीं लगाई गई है। कहीं ना कहीं वन विभाग जो है जो वॉल एवं जो जाली लगाता है कुएं के ऊपर वो कागजों में लगाता होगा, इसीलिए ये जो कुआं है ये अधूरा है और इसके ऊपर जाली नहीं लगाई गई है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण के लिए कि कुएं में अगर वन्य जीव जंतु गिर जाएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं मौत हो जाएगी।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड में आज कुल 834 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी जेपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने दिया है परीक्षा। कई जगहों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। दरअसल इस बार भी पेपर लीक होने की बात सामने आई है। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा के शुरू होने से पहले एग्जाम हॉल के बजाय प्रिंसिपल के चेंबर में ही प्रश्न पत्र को खोला गया था। छात्रों के हंगामा की सूचना के बाद मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र उराव, डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार व एसडीपीओ संदीप सुमन पहुंचे। हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को शांत कराया। तस्वीरें देखिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां वैसे तो एक तरफा प्यार की कई कहानियां आपने फिल्मों में और अन्य जगह पर सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कई लोगों को इतना प्रभावित करती हैं कि उनके दिमाग में इस तरह की विकृति मानसिकता को बढ़ावा भी ऐसी फिल्में देती हैं। ऐसी है एक घटना इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी संजय द्वारा एक संक्रमित भिखारी युवक का खून निकालकर अपने न मिलने वाले प्यार को लगाकर उसे इस दुनिया से अलविदा करना चाह रहा था। एक संक्रमित भिक्षुक के खून को निकालकर कुछ दिनों पहले युवती को इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन युवती इस इंजेक्शन से बच गई। वही एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले सराफा थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। उसके बाद जो पीड़िता है वो थाने पर आकर रिपोर्ट करती है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया उचित धाराओं में। उसके बाद जब विधिवत पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति है जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा है। उसके ऊपर उसने संदेह व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को तलाश किया गया और उसको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आया गया तो यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया है और षड्यंत्र बना करके किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। थाना हनुमा ताल के अंतर्गत भोला नगर पानी की टंकी के पास युवक के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हनुमान ताल थाना पुलिसकर्मी ने बताया कि मामले में अभी जांच जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रजावत एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल सेन ने सेक्टर प्रभारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सींध तहसील कार्यालय के सभागार में ली, जिसमें लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना के नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के तहत सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले पोलिंग बूथों की भौतिक स्थिति की सूची तैयार कर कार्यालय में प्रेषित करें। सेक्टर अधिकारियों को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान केंद्र पर जाने का रास्ता, विद्युत व्यवस्था, पानी की स्थिति, फर्नीचर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था आदि सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग दरहाली नदी की गंदगी को लेकर चिंतित हैं। यहां पानी का मुख्य स्रोत यही नदी है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग दरहाली नदी की गंदगी को लेकर परेशान हैं। यहां पानी का मुख्य स्रोत यही नदी है। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा और यहां तक कि नगर निगम का कचरा भी नदी में सीधे बहाया जाता है। राजौरी के ये जो दरिया नदी नाले हैं, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा दरिया है जो राजौरी शहर के बीच से होके गुजरता है। ये दरिया सिर्फ थाना मंडी से जो नाला आता है वो भी इसी में आता है, दरहाल का नाला वो भी इसी दरिया में आता है और ये एक अहम दरिया है।
लेकिन हालत अगर देखनी है इस दरिया की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि टनों के हिसाब से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। और रजौरी के अंदर पानी का सोर्स है, यही 2 नदियाँ हैं। इसी नदियों का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने घरों में भी यूज इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को खेती बाड़ी का जो सोर्स है यही पानी के ही 2 नदियों का ही सोर्स है। तो जो हमारे शहर रजौरी के लोग हैं, जितना भी अपने घर का गंदगी होती है, अपने घर के जितने गटर का पानी है, जो सभी पाइपें उन्होंने नदी के नालों की तरफ मोड़ रखी हैं, वो हमारी जो नदियाँ हैं वो दूषित हो रही हैं। जितना भी कचरा है वो म्यूनसिपल कमेटी के कुछ लोग भी वहीं नदियों में डाल देते हैं। अधिकारियों के मुताबिक नदी में गंदगी गिरने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। इनमें हर नगर पालिका में मटेरियल्स या MRF लागू करना भी शामिल है। उसमें साफ सफाई हुई है, लेकिन अभी कुछ हद तक जो है वो पोल्यूशन जो है उनमें है। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं बताता चलूं कि हमारे जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ की बात मैं अगर करूं तो उनके लिए MRF की सुविधा हमने की है, जिससे मेरा ये मानना है कि जितना भी हमारा कचरा है, चाहे वो गीला है या सूखा है, उनको अलग अलग वो करके उनको प्रॉपर उनकी प्रोसेसिंग करके हमने हर जगह ये कोशिश की है कि MRF लगाए जाएं, तो उसको जो है कंट्रोल किया जाए। बेशक सरकार नदी साफ करने की कोशिश कर रही है, अधिकारियों ने आम लोगों से भी इस कोशिश में साथ देने की अपील की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कुछ अलग करने की तमन्ना लिए 2 भाइयों ने कार मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर बना दिया। हालांकि अभी वह इसका प्रयोग कर पाते उससे पहले ही पुलिस ने इस हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया। दोनों भाइयों ने कार को हेलीकॉप्टर बनाकर शादियों में बुकिंग कराने की सोच रखी थी। उनका प्लान था कि इसी हेलीकॉप्टर से शादियों में बुकिंग कर दूल्हा दुल्हन को लाएंगे और ले जाएंगे, ढेरों पैसा कमाएंगे। लेकिन दोनों भाई अपनी मंशा में सफल हो पाते उससे पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि आदर्श आचार संहिता लग गई, जिसके अनुक्रम में लगातार वाहन चेकिंग थाना पुलिस के द्वारा FS के द्वारा की जा रही है। इसी चेकिंग क्रम में यातायात पुलिस के द्वारा एक मॉडिफाइड कार जो है उसको पकड़ा गया है। चूँकि कोई भी मॉडिफिकेशन बिना अनुमति के, बिना RTO डिपार्टमेंट के अनुमति के संभव नहीं, इसलिए उसे 207 MB एक्ट के तहत सीज किया गया है। अन्य बिंदुओं का परीक्षण किया गया। हम रुक करते हैं अगली खबर का। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार द्वारा समाहरणालय परिसर में अवस्थित सभागार में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित किए जाने के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। डीएम अंशुल अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 16 मार्च को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 7 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन पत्रों की समीक्षा 15 मई और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 मई है और मतदान 1 जून को होगा। उसमें बक्सर लोकसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन है वो 7वें चरण में होना है। 1 जून को यहाँ पर मतदान किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग शांतिपूर्ण, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराएं। इसके लिए जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी है उसके लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने बैठक भी आयोजित कर ली है। उनको जो माइक्रो लेवल तक छोटे छोटे क्लॉज हैं उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया है, जो उनका सामान्यतः आचरण रहना चाहिए। किसी भी जाति, समुदाय या किसी भी धर्म के विरोध में उनको कोई हेट स्पीच इत्यादि या कोई टिप्पणी नहीं करनी है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां देश के सबसे बड़े चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि 20 मई को 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए 26 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिफिकेशन तथा नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्याशी 3 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। से यही मैसेज है कि गर्मी का समय रहेगा, इसलिए खूब उत्साह के साथ मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और अच्छे से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए और सशक्त राष्ट्र निर्माण करने के लिए आगे आकर के 100% मतदान करें। सर, क्योंकि अब शुरू हो गई है तो नए जो वोटर हैं उनको कैसे जागरूक किया जाएगा? ये जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ। हम लोगों ने महिला वोटर्स को और नवयुवक जो यूथ हैं उनको जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। अब महिलाओं की संख्या को हम लोगों ने 400% तक आगे बढ़ाया है
और जो गत वर्षों के सापेक्ष, और जो हमारे नवयुवक हैं मतदाता, इस बार 26,000 नवयुवक मतदाता भी इसमें आए हैं। हम रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी में जनाधार बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 80 की 80 लोकसभा सीटों की है। परिवार बढ़ा है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। सर, जिस तरीके डेटों के डिक्लेयर हो चुका है, क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तैयारी भैया, लगभग पूरी तैयारी, सब कंप्लीट। सीटें सब 80 सब तो बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह कहना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जिस तरीके से इनका कहना है कि तैयारी पूरी है और लगातार हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली वासियों से के न्यूज ने खास बातचीत की और जनता का मूड जाना है, जहां जनता की मांग है कि गांधी परिवार के सदस्य को ही रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। और क्या है जनता का मूड, आइए सुनाते हैं आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां एक और आगाज हो चुका है, वहीं देखा जाए तो इस समय मौजूद है रायबरेली में, जो कि कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है। सोनिया गांधी का ये संसदीय क्षेत्र है। 1952 से लेकर के लगातार यहां पे कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। केवल 3 बार ऐसा रहा है जब कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। वहीं रायबरेली के लोगों का क्या माहौल रहेगा, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा गई। इसको लेकर के लोगों में क्या रहेगा? मैडम, क्या नाम है आपका? क्षमता मिश्रा। 2024 का चुनाव है, इस बार रायबरेली का क्या माहौल रहेगा? रायबरेली का माहौल तो मुझे लगता है कि बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डेवलप हो ही रहा है। पार्क उन्होंने दिया है दिनेश सिंह जी ने, तो सही है। 50-50 रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या लग रहा है सोनिया गांधी रायबरेली इस बार छोड़ रहे हैं कि कितना यहाँ पे असर गांधी परिवार को झेलना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो बहुत लग रहा है, जहाँ तक, क्योंकि बीजेपी लग रहा है कि बीजेपी आएगी और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रही है, जो कर रही है। अब इसी को देख लीजिए कि रायबरेली में एक पार्क नहीं थे, अब पार्क होने की वजह से कैसे भीड़, कितनी मतलब कैसे लोगों में जागरूकता दिख रही है कि आए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फुल पूरा डे। तो अच्छा लग रहा है देख के, इसलिए लग रहा है कि बीजेपी। तो ये रायबरेली की महिला और हमारे साथ युवा हैं, इनसे हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। इस बार आप लोग मतदान करेंगे 2024 में, क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि रोजगार रहेगा या क्या रहेगा? मुद्दा यही है कि अगर रायबरेली से बात की जाए तो सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लिए किया है, वो बहुत ही सराहनीय है और उनका गढ़ क्षेत्र रहा है रायबरेली। और हम यही उम्मीद करेंगे कि सोनिया गांधी की तरह स्वास्थ्य नहीं सही है तो प्रियंका गांधी जी अगर लड़ती हैं तो वो जीतने का पूरा मुद्दा रखती हैं और जीतेंगे भी। क्या लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी परिवार ये सीट छोड़ सकता है। क्या लग रहा है फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा? अभी तो सुनने को यही मिल रहा है कि प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि अगर गांधी परिवार किसी को और खड़ा करता है तो कांग्रेस का दल है और कांग्रेस बिल्कुल भारी मतों से जीतेगा रायबरेली से। जिसका देखा जाए तो मिला जुला हुआ असर काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली छोड़ करके वो राजस्थान से राज्यसभा गई हैं और अटकटें लगाई जा रही है कि गांधी परिवार का यहाँ पे कोई सदस्य नहीं लड़ेगा, जिसके बाद यहाँ की जो जनता है उनका मिला जुला हुआ असर देखने को मिला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबरों करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां देश के सबसे बड़े चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि 20 मई को 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए 26 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिफिकेशन तथा नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्याशी 3 मई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कि गर्मी का समय रहेगा, इसलिए खूब उत्साह के साथ मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और अच्छे से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए और सशक्त राष्ट्र के निर्माण करने के लिए आगे आकर के 100% मतदान करें। सर, क्योंकि अब शुरू हो गई है तो नए जो वोटर हैं उनको कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ। हम लोगों ने महिला वोटर्स को और नवयुवक जो यूथ हैं उनको जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। अब महिलाओं की संख्या को हम लोगों ने 400% तक आगे बढ़ाया है और जो गत वर्षों के सापेक्ष, और जो हमारे नवयुवक हैं मतदाता, इस बार 26,000 नवयुवक मतदाता भी इसमें आए हैं।
चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जी हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर चुनाव को लेकर जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी ने एक घोषणा की है और उन्होंने मीटिंग करके लोगों को बताया है कि 20 मई को यहां पर मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि 19,95,000 मतदाता इसका प्रयोग करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 25,000 से ज़्यादा नए मतदाता जो जोड़े गए हैं और साथ ही मतदान करने को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार तैयारी चल रही थी और चुनाव को लेकर कयास लगा रहे थे, वो कयास खत्म हो चुका है क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं। और चुनाव को लेकर जिस तरीके से घोषणा की गई तो कहीं ना कहीं ये चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी बैठकें कर रहे हैं और लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण और ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। हालांकि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 20 मई को चुनाव होना है। जालौन, गरोठा और भोगनीपुर क्षेत्र का लोकसभा चुनाव है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा चुनाव दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव को किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाता है और ये आने वाला बताएगा। बहरहाल चुनाव की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के जालौन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर एटा से है, जहां पर चलते आइसर ट्रक, ये ट्रक पूरा आग का गोला बना है। आइसर ट्रक में आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद से आइसर ट्रक कुर्सी लेकर जा रहा था प्रयागराज। अचानक आइसर ट्रक में और लोड कुर्सियों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, ट्रक चालक की सूझबूझ से एक बड़ी घटना घटित होने से बच गई। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र जिले में लगातार कोयले का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक कोयला लदे टेलर को भी बरामद किया गया है। इसको कोयला व टेलर की अगर अनुमानित कीमत की अगर बात की जाए तो 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टेलर को सीज कर दिया है। 15/3/2024 को कमलेश केवट निवासी चंदौली द्वारा अवगत कराया गया कि उसके ट्रक संख्या NL01G761 को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पे एक मुकदमा लिखाया गया और ये ट्रक कल पकड़ा गया जिस पर कोयला जा रहा था। उसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक बरामद हो गया है। ट्रक की कीमत कोयले सहित लगभग 45 लाख रुपए है। जो मालिक है शिबू, उसको भी प्रकाश में लाया गया। जल्दी उस पर भी कार्रवाई की। पूर्व में भी सर इस तरह का काम इन लोगों द्वारा किया गया है? हाँ, इनके द्वारा तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व में इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं और उसमें मुकदमे पहले। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर शत्रु संपत्ति मामले में नगर पालिका अध्यक्ष पर FIR दर्ज कर दी गई है। अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को उजमा राशिद के नाम अंकित करवा लिया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पहले जून 2023 को आवास को सील कर दिया गया था। किराएदार दिखाकर किया गया था कब्जा। शहर के रकाबगंज में स्थित दुकान संख्या 15 और 16 से संबंधित है यह मामला। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। वहीं आज कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म कर दी है। इस मौके पर मुंबई के ही शिवाजी पार्क में एक अहम रैली की गई, जिसमें बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल हुए और इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को राजा बताते हुए कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में, सीबीआई और ईडी में बसती है। अपील करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वोट को आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है, मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से दिखेगा वो देखिएगा कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी पर तीखे वार भी किए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की,
छत्रपति शिवाजी महाराज की। हिंदुस्तान की जो स्थिति है इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर इकट्ठा होकर। जिन लोगों ने देश को अलग अलग आश्वासन देकर फंसाया, इनको दूर करने के लिए जब हमें वोट देने का मौका मिलेगा उस दिन हमें कदम उठाना होगा। हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे, किसानों को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, बेरोजगार नौजवानों को दिए थे, महिलाओं को दिए थे, दलितों को दिए थे, आदिवासियों को दिए थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमिटमेंट की थी इसमें कुछ भी उन लोगों ने अमल नहीं किया। और इसलिए जो लोग वायदा करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, साथ लड़े अकेला लड़े लेकिन लड़ना चाहिए। देश भर की परिस्थिति की बयान मैं कर रहा हूं। मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूं कि बंगाल में अलग सी परिस्थिति बन चुकी है। महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि हम सब जन इकट्ठा लड़े, लेकिन दो चीजें जो है वो सबसे बड़ी चीज है मैं यहां पर मानता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड आ चुका है और हर चैनल पर अमित शाह का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला धन था उसको भगा दिया है। लेकिन मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि आप वोट जो आपके पास है वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। इससे बड़ी बात यह है उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। तो यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है,
जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।